कर गई। मोहम्मद अली सब जाके ठीक है, तो मोहम्मद अली आपका आ गया। सब जाके कहाँ रहेगी? क्यों लेट है? शुरू तो होगी है मेरी। स्टूडेंट्स आ रहे हैं अभी 20 आ रहे हैं। अच्छा भाई स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। So in last lecture we just saw why do atoms react, एटम क्यों रिएक्ट करते हैं, और बीच में क्या क्या टेक्निकलिटीज हैं सारी, और नोबल गैसेस का क्या रोल है पूरे के पूरे इन सिनेरियो में, और बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें हमने पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे उसी से नेक्स्ट। अच्छा मैं ज़रा थोड़ा सा रिकैप करता चलूँ इसमें कि हमने पहले पढ़ा था कि व्हाई डू एटम्स रिएक्ट, क्यों करते हैं। बिकॉज एटम्स डू नॉट हैव देयर कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक शेल कॉन्फ़िगरेशन, राइट। उनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं वो नहीं पूरे होते। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक बार सेकंड शेल है, उसके इलेक्ट्रॉन
उस शेल में, सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल आते हैं। जैसे अगर फर्स्ट शेल की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। और तो अगर किसी भी एक मिनट बचे, अच्छा ये बच्चे लाइनें मत डाले अभी, अच्छा। अगर उस इलेक्ट्रॉनिक शेल के अंदर अगर फॉर एग्जांपल 8 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर कंप्लीट होने चाहिए तब जाकर स्टेबल होगा, और अगर उसमें 6 है, फॉर एग्जांपल 6 इलेक्ट्रॉन है उसमें, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं से पकड़ने हैं, कहीं ना कहीं से उसने 2 इलेक्ट्रॉन जो शेयर करने हैं या फिर कहीं ना कहीं से रिसीव करने हैं, तब जाकर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी होगी। जब वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो जाएगी, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उस नोबल गैस जैसी हो जाएगी। जब नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, बन जाती है, देन दैट एलिमेंट इज सेड टू बी स्टेबल, ठीक है, वो स्टेबल हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, लेकिन हमने कहा है कि बॉन्ड्स बनाते हैं आपस में, तो बॉन्डिंग कैसे होती है वो, मतलब कि कैसे 2 एलिमेंट्स आपस में या 2 एटम्स आपस में साथ आकर चिपक जाते हैं या जुड़ जाते हैं या बॉन्ड बना देते हैं, तो ये मतलब इसके पीछे क्या फिलॉसफी है, हम वो इंशाल्लाह आज पढ़ते हैं। बड़ा इजी सा एक छोटा सा टॉपिक है, मे भी आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, अगर नहीं तो दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा, अब देखें, अभी मैंने अभी बताया कि एटम्स कंबाइन टू फॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, जिसमें हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि सब्सटेंसेस मतलब कुछ सब्सटेंसेस सॉफ्ट होते हैं इन शेप, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ गैसेस स्टेट में होती हैं, कुछ प्लाज्मा स्टेट तो चले उसको खुद बनाना पड़ता है, लेकिन यही 3 स्टेट्स हैं, और बॉन्ड्स करके बॉन्ड्स बनाकर बहुत सारी स्टेट्स चेंज होती रहती है। कुछ सॉफ्ट मेटल्स हैं, कुछ सॉफ्ट मटेरियल्स हैं, कुछ हार्ड मटेरियल्स हैं, कुछ फ्लेक्सिबल मटेरियल्स हैं, ठीक है, कुछ क्रिस्टलाइज्ड होंगे। तो अब वो बनते कैसे हैं खुद, ठीक है, उनके बनने का तरीका, और उनको जो 2 एलिमेंट्स हैं या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल वाटर की बात करते हैं H2O की, तो वो 2 आपस में एलिमेंट्स किस तरह या 3 एलिमेंट्स आपस में किस तरह जुड़े हुए हैं या क्या चीज़ उनको जोड़े हुए हैं आपस में, ठीक है। अब ऐसे तो नहीं ना है कि वो उनके साथ ग्लू लग गई और साथ में चिपक गए, नहीं, ठीक है। उसके अंदर जो एक फंडामेंटल चीज़ होती है वो होती है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि फंडामेंटली सम फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होल्ड सम एटम्स टुगेदर इन अ सब्सटेंस। अब वो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आती कहाँ से है? अब देखिए, बेसिकली एक एलिमेंट या एक एटम कोई भी होता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। अब देखिए, मैग्नेट की अगर हम बात करते हैं, मैग्नेट की, then it has 2 poles, south pole and north pole, right? तो नॉर्थ पोल में नेगेटिव चार्जेस होते हैं, बेसिकली हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव चार्जेस से, साउथ को हम सॉरी उल्टा, ठीक है, एक साइड उसकी पॉजिटिव चार्ज होगी, एक साइड उसकी नेगेटिव चार्ज होगी, बेसिकली। अब देखें, उसकी चार्ज बॉडी है, मतलब एक साइड पे एक पूरा नेगेटिव चार्ज है, एक साइड पे सारा पॉजिटिव चार्ज है। दैट्स वाई वो क्या करता है कि किसी भी मेटल मतलब लोहे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर कोई भी बॉडी अनचार्ज है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक आयरन बार है या कोई भी एलिमेंट आप ले लें, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। अगर आप उसको किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ रख दे तो वो आपस में कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरह एलिमेंट्स भी यही होते हैं, क्योंकि वो एलिमेंट्स, अगर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो वो सिंगुलर एटम के अंदर या सिंगल एटम या 2 एटम्स, मैक्सिमम 3 एटम्स की बात हम करते हैं, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, मतलब उनके अंदर कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आपस में नहीं होती, लेकिन वो होते हैं अनस्टेबल है, ठीक है। अब वो एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस हैं या फिर जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो कैसे आती हैं, अगर आ जाती हैं तो उसकी वजह से ही 2 एलिमेंट्स आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिस तरह ही मैग्नेट आपस में दूसरे आयरन को या फिर दूसरे मैग्नेट को आपस में अट्रैक्ट करता है, इसी तरह यही फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन 2 एलिमेंट्स को आपस में अट्रैक्ट करती है।
ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। एनालॉजी मैंने आपको दे दिया है मैं इसकी मैग्नेट्स की। बेसिकली वही चीज़ ही है इधर भी, ये समझ ले कि एज अ मैग्नेट काम करता है और आपस में दो एटम्स आपस में स्टिक कर जाते हैं लाइक अ मैग्नेट, और वो बॉन्ड्स बना देते हैं, और वो फिर हमारे पास नए एलिमेंट्स या नए करैक्टरिस्टिक उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, अब वो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो दो किस्म की होती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि रिएक्टिविटी जो होती है, रिएक्शन के किस नोयत के होते हैं या उनकी कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि एटम्स जब भी रिएक्ट करते हैं तो उनकी टेंडेंसी यही होती है कि जब भी वो रिएक्शन करें या एटम्स गेन करते हैं या लूज करते हैं या फिर शेयर करते हैं, इसके अलावा तीसरा मतलब चौथा कोई और इनके पास निज़ाम नहीं है। ठीक है, अब उन्होंने एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए या फिर गेन या लूज कर दिए, तो जिसकी वजह से अब उन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, कितने गेन करने हैं, ये उनकी प्लेसमेंट बताती है पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, अगर उनके पास दो इलेक्ट्रॉन कम है, कम कितने मतलब किस चीज से कम है कि दो इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए तब जाके वो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन उसमें आ जाएगी, तो वो दो इलेक्ट्रॉन ही मतलब एक्वायर करेगा, उसके ज्यादा नहीं करेगा, उससे कम नहीं करेगा। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट है जिसका कार्बन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी है, 4 इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी है या 4 ही प्रोटॉन की वैलेंसी है, तो वो क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा या फिर गेन करेगा या जो भी करेगा। वो हम आगे पढ़ते हैं कार्बन क्या करता है, कार्बन के बारे में एक पूरा 2 चैप्टर है 10th क्लास में। तो अब उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंसी है, 4 अगर लूज करेगा तब भी वो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, 4 अगर गेन करेगा तब भी वो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की आ जाती है तो वो स्टेबल हो जाएगा, उसको फिर रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, वो फिर एज अ न्यूट्रल एटम या न्यूट्रल एलिमेंट हमारे पास आ जाएगा। जिस तरह मैं अगर कोयले की मिसाल लेता हूँ आपको, कोयला देखे कोई रिएक्शन वगैरह नहीं करता, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा ना, पड़ा पड़ा तो कुछ भी नहीं मतलब उसमें रिएक्शन हो रहा। ठीक है, तो इसका यही मतलब है कि वो अभी उसके अंदर कार्बन भी है और साथ में हाइड्रोजन भी, मतलब उसके अंदर 2-4 और एलिमेंट्स भी हैं, सिर्फ कार्बन ही नहीं होता। कोयले के अंदर कार्बन है और साथ में 2-4 और चीज़ें भी हैं, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह 10th क्लास में। तो कहने का मकसद ये है कि जब वो पड़े पड़े कुछ भी रिएक्शन वगैरह नहीं कर रहा, अगर हम उसको आग लगाते, फायर देते, हीट देते, तब जाके उसका रिएक्शन स्टार्ट होता है, उससे पहले वो स्टेबल है। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू चल रहा है हमारा, अभी हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से। आई होप की आवाज़ आ रही होगी। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे कि एटम्स गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। अब वो देखें कि भाई जितना वो नोबल गैस के पास है, अगर वो नोबल गैस से राइट साइड के पास है, मेरा ठीक चल रहा है, अगर वो नोबल गैसेस के पास मतलब पीरियोडिक टेबल में राइट साइड पर है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, अगर वो लेफ्ट साइड पर है तो उसकी लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि राइट साइड में वो इलेक्ट्रॉन उसके पास फिल होते जाते हैं और उसको कम इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं स्टेबल होने के लिए, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उनकी कोशिश यही होती है कि कम थोड़ी सी मेहनत करके तो वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो देखें, एक तो बात होगी कि लूज या गेन इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, फिर दूसरी बात यह है कि शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 2 चीज़ें इसकी। अब उसी चीज़ को हमने आगे फर्दर क्लासीफाई किया हुआ है कि अगर वो एटम्स लूज मतलब इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन करते हैं तो आयनिक बॉन्ड्स बनाएंगे, लेकिन अगर वो शेयर करेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे। ठीक है, बस यही 2 टाइप्स के बॉन्ड्स हम पढ़ेंगे अभी इसमें। ठीक है, फिर इनके अंदर फर्दर अगर डिटेल्स हम देखेंगे इंशाल्लाह तो आप समझ आ जाएगी। अभी आज सिर्फ हम आयनिक बॉन्ड्स के बारे में बिल्कुल ब्रीफ सी इंफॉर्मेशन लेंगे, उसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह हैं तो वो इंशाल्लाह क्लास के एंड पर हम स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा मैं उसको रिकैप दोबारा कर देता हूँ कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सिवाय नोबल गैसेस को छोड़कर बाकी सब के सब एलिमेंट्स अनस्टेबल हैं।
ठीक है, उनकी स्टेबिलिटी कैसे आएगी। अनस्टेबल का ये मतलब है कि वो सोलो एग्जिस्ट करते ही नहीं है, मतलब हाइड्रोजन का एक एटम आपको नहीं मिलेगा, दो एटम मिलेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन का एक एटम नहीं मिलेगा, दो एटम मिलेंगे, O2 आपको मिलेगा, O2 गैस होती है, ठीक है, ऑक्सीजन सिंपल एक गैस नहीं होती, वो एक मॉलिक्यूल नहीं होता। वो क्यों क्यों नहीं होता, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है। स्टेबल का मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि भाई मुझे कहीं से एक और एलिमेंट या कोई भी रिएक्शन करने के लिए कोई ना कोई एलिमेंट या एटम मिल जाए, ताकि मैं अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन करके या शेयर करके अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर दूं ताकि स्टेबल हो जाए, ठीक है। अब उसी स्टेबिलिटी को कहाँ, मतलब स्टेबिलिटी कैसे उसको मिलेगी कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसी हो जाए। नोबल गैसेस स्टेबल होती हैं, उनके सब के सब इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक शेल के अंदर, ठीक हो गया। अब स्टेबिलिटी अख्तियार करने की उनके पास दो तरीके हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, लूज करेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करेंगे तो वो आयनिक बॉन्ड्स बना देंगे, और इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। अभी अभी तक अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आई तो आयनिक बॉन्ड के अंदर भी हम उसको फर्दर दोबारा से यही चीज़ बार बार रिपीट होगी तो थोड़ा सा आपके लिए भी इजी हो जाएगा, ठीक है। छोटा छोटा सा लेक्चर होगा इंशाल्लाह, मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। आपने इससे पहले भी एक चीज़ पढ़ी होगी मेरे ख्याल से, गालमन फर्स्ट चैप्टर है इसका, कि व्हाट आर कैटायंस एंड व्हाट आर एनायंस, ठीक है। व्हेन an atom loses electron it forms cations, but an atom gains an electron it forms anions। जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता ही नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और कोई भी एलिमेंट अगर आप देखें तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब ये है कि उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस दोनों की अमाउंट सेम होती है, ठीक है। दोनों की अमाउंट सेम होने से ये मतलब है कि अगर आप 2 - 2 करते हैं तो वो आंसर आपको 0 ही देता है। इसका यही मतलब है कि उसके अंदर 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं तो 2 ही नेगेटिव चार्जेस है, यानी कि 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। सही हो गया। अगर वही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आइटम या एलिमेंट अगर एक और इलेक्ट्रॉन अपने पास एक्वायर करता है, एक और इलेक्ट्रॉन एक्वायर करता है या लेता है कहीं से किसी भी एक एलिमेंट से, तो आप देखें उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, यानी कि एक नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। अगर हम उसी चीज की बात करें 2 - 2 की, दोबारा से स्टार्ट करें, हद हो गई है भाई साहब। अब पता नहीं मैं कहाँ पर था, आप लोगों के साथ नेट डिस्कनेक्ट हुआ। मैं दोबारा से मतलब थोड़ी चीज़ें बता दूँ कि इलेक्ट्रॉन्स अनस्टेबल है, फिर से इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन के उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन की ज्यादती हो जाती है, प्रोटॉन से ज्यादा हो जाते हैं, तो आपके पास एट द एंड नेगेटिव चार्ज आता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे उसके पास तो -2 चार्ज आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन वो बाहर से एक्वायर करेगा तो -3 चार्ज हो जाएगा। सेम एज इट इज कि अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा, एंड सो फोर्थ, +3 +4 भी आता जाएगा, ठीक हो गया। अब देखें अगर वो एक इलेक्ट्रॉन एक्वायर करता है, फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है, वो एक इलेक्ट्रॉन एक्वायर करता है तो उसके ऊपर तो आ गया नेगेटिव चार्ज, लेकिन जिस एलिमेंट से या जिस एटम से एक्वायर करेगा वो उसने तो लूज कर दिया ना इलेक्ट्रॉन, तो उसने लूज कर दिया तो उसके पास अब पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसने एक्वायर किया उसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखिए दोनों के ऊपर चार्जेस आ गए, एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर नेगेटिव। एक सिंपल का छोटा सा एक फार्मूला है, फिजिक्स का छोटा सा फार्मूला है सिंपल सा, कि ऑपोजिटली चार्ज attract each other, opposite charge attract each other, या attraction is available in oppositely charged particles, ठीक हो गया। तो अब वो दोनों पॉजिटिव, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक नेगेटिव चार्ज हो गया, तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस होने होंगी। अब वही अट्रैक्शन फोर्स आपस में उन दोनों को जोड़े रखेंगी, विच इज कॉल्ड द बॉन्ड। वो बॉन्ड बना लेते हैं या फिर आपस में आके आपस में स्टिक हो जाते हैं।
तो बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। उसी बॉन्ड को, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से जो बॉन्ड बनता है इसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है। अब देखें, एनायंस एंड कैटायंस हैव ऑपोजिट चार्जेस, वही बात मैंने जो अभी आपको लंबी चौड़ी बात सुनाई है, वही चीज़ इधर इंग्लिश में छोटी सी करके लिख दी है, आप बेशक ये लिख दें, ठीक है। और आयनिक बॉन्ड्स की बेसिकली डेफिनेशन यही है कि द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दैट बाइंड्स या दैट बाइंड ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस आर कॉल्ड आयनिक बॉन्ड्स, ठीक है। अब दो एलिमेंट्स होंगे, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में बॉन्ड बनाएंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक हो गया। अभी यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप अपने पास नोट कर लें। ठीक हो गया। और इसके बाद एक छोटा सा नोट है, मैं आपको समझाता हूँ उसका, ठीक है। अब जो आयनिक कंपाउंड बनाता है, या मतलब जो यही इलेक्ट्रॉन्स की गिविंग एंड टेकिंग है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ आयंस है, वो जिन दो एलिमेंट्स के अंदर बनती है वो एक पूरा कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड का हम नाम दे देते हैं आयनिक कंपाउंड, यानी कि ऐसा कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के जरिए से बनता है उसको हम आयनिक कंपाउंड क्या देते हैं, ठीक है। कंपाउंड दैट कंसिस्ट ऑफ आयंस जॉइंड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। लेकिन अब देखें, अभी हमने बात की थी कि एलिमेंट्स के ऊपर अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक हो गया। लेकिन जब वो दो एलिमेंट्स, दोनों चार्ज एलिमेंट्स है, ठीक है, अब ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि दोनों चार्ज एलिमेंट्स हैं, और दोनों चार्ज एलिमेंट्स जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उसका एज अ होल दोनों के ऊपर चार्ज जीरो होता है, यानी कि उनका एज अ होल उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, यानी कि न्यूट्रल हो गया या फिर स्टेबल हो गया। दैट इज वाई, जिसमें मैंने आपको कोल की मिसाल दी थी, कोयले की मिसाल दी थी, वो पड़े पड़े कोई रिएक्शन नहीं करता, पानी है पड़े पड़े कोई रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। एसिड है, एसिड भी पड़े पड़े कोई रिएक्शन नहीं करता। तो मकसद बताने का यही है कि जो भी आयनिक कंपाउंड्स है उनके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है एज अ होल, ठीक है, एज अ होल का मतलब कि दोनों एलिमेंट्स को या दोनों एटम्स को या तीन एटम्स को जितने का भी कंपाउंड बना हुआ है उनके ऊपर अगर एज अ होल चार्ज देखा जाए उसका जीरो चार्ज होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर एक एलिमेंट ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो दूसरे एलिमेंट ने एक ही इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक के ऊपर अगर पॉजिटिव 1 चार्ज है तो दूसरे को पॉजिटिव -1 चार्ज है, तो +1 -1 इज इक्वल टू 0। तो अगर दोनों के ऊपर सेम चार्जेस है लेकिन चार्जेस का साइन डिफरेंट है या ऑपोजिट चार्जेस है तो उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा एज अ नेट रिजल्ट, ठीक हो गया। तो क्या होगा कि बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स आर एज अ होल न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। इसकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर थोड़ी सी एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। आप बुक्स भी साथ खोल लिया करें, ठीक है। तो एक मिनट, अगर मेरे पास, मैं अगर आपको बुक शेयर कर सकूं यहाँ से, मेरे साथ रहिएगा। आयनिक कंपाउंड्स, अच्छा, ये अगर आप बुक्स अपनी खोलेंगे ना तो ये मैंने सारी की सारी चीजें जो आपको समझाई हैं ये पेज नंबर 64 पे है, ठीक है, पेज नंबर 64 पे। अच्छा, अगर मैं आपको ये शो कराऊं, ये बुक है मेरे पास आपकी, ठीक है, ये पेज नंबर है आपके पास 64 और यहीं से मैंने आपको स्टार्ट कराया था। इंशाल्लाह हमने अभी यहाँ तक पढ़ लिया, खाली आयनिक बॉन्ड्स पढ़े हैं। आयनिक बॉन्ड मैंने उसकी डेफिनेशन आगे से उठाकर आपको पहले पढ़ा दी, ठीक हो गया। अब देखेंगे, हम आगे देखेंगे कि भाई ये वाली जो सिनेरियोज हैं ये कैसे आए हैं और ये इन दोनों ने बॉन्ड कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अब देखें, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ नहीं बॉन्ड करते क्योंकि जरूरत नहीं है। कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो वो स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको अभी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे तब जाके वो स्टेबल होंगे। तो जो 2 एलिमेंट्स देने वाले हैं तो वो तो 4 एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स लेने वाले हैं उनके साथ तो रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। आप तो ये सोच रहे होंगे, लेकिन इसके अंदर भी काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं
कि जिस तरह H2O की बात करते हैं तो ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन दो लगे हुए हैं उसके साथ, ठीक है। जिस तरह ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए सॉरी, तो लेकिन हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह हम आगे देख सकते हैं, हम आगे देखेंगे भी कि मतलब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस भी हम देखेंगे। बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि आयनिक बॉन्ड्स अगर हैं तो इनमें बेसिक आयनिक बॉन्ड्स क्या हैं। तो पहले हम वन इलेक्ट्रॉन वन आयन एंड वन कैट आयन पे काम करेंगे, फिर उसके बाद टू पे चल जाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के ऊपर जाएंगे, फिर इंशाल्लाह कोवलेंट बॉन्ड पे स्विच करेंगे। तो यहाँ तक कोई अगर क्वेश्चन है तो आप मुझसे चैट पे कर लीजिए, ठीक है, या फिर टॉपिक का नाम बता दें, मैं दोबारा से वो रिपीट कर दूंगा। और बात रही इसकी होमवर्क वगैरह की, तो सिंपल जो आयनिक बॉन्ड्स हैं, जो मैंने आपको इसकी चीज़ समझाई है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के जरिए से होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कैसे आती हैं? बाय लूजिंग एंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जब गेनिंग एंड लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स होगा तो उनके ऊपर चार्जेस आएंगे, चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन की वजह से ही बॉन्ड्स वगैरह क्रिएट होते हैं, एंड दैट बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, और दैट कंपाउंड इज आल्सो कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। ठीक हो गया। इतनी सी चीज़ आपने सिर्फ याद रखनी है, जहन में रखनी है, और बेशक अगर आपने नोट करना है तो नोट कर लें, ठीक है। आयनिक कंपाउंड की ये वाली स्लाइड जो मैं आपको दिखाने लगा अभी, ये वाली, ठीक है, ये आप याद कर लें, आपका आधे से ज़्यादा काम आसान हो जाएगा। सॉरी मैंने आपको शो नहीं कराई ये वाली स्लाइड जो है, ये अगर आप अपने पास नोट कर लें तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। ये आपको इंशाल्लाह PDF फाइल में भी मिल जाएगा अगर आप चाहते हैं, लेकिन ये सारा का सारा बुक से ही मैंने कॉपी किया हुआ है, तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जिन स्टूडेंट्स को चाहिए ये उनको इंशाल्लाह मिल जाएगी। सो अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे आप कीजिए, मैं आपको इंशाल्लाह। और बेटा यही है, होमवर्क यही है कि आपने सिर्फ आयनिक बॉन्ड्स जो डेफिनेशन है वो याद करनी है, ये जो मैंने लिखी हुई है, ठीक है। ये डेफिनेशन छोटी सी लिखी हुई है, ये नोट है एक छोटा सा, ये डेफिनेशन है, ठीक है। और टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स सिंपल, और ये तो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था आपको, ये तो चले पिछले लेक्चर का होमवर्क है। बेसिकली मेरा यही काम है कि मैं छोटा सा एक आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा और उससे थोड़ी सी पहले रिकैप भी होती जाएगी। ये बच्चे क्वेश्चन कीजिए। कोवलेंट बॉन्ड बच्चे मैंने पढ़ाई नहीं अभी, कोवलेंट बॉन्ड्स अभी तो बहुत दूर है, अभी तो आयनिक बॉन्ड्स भी नहीं पूरा हुआ, अभी तो सिर्फ आयनिक बॉन्ड्स हमने से टच किया छोटा सा। केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है मुझे इधर रख दीजिए, मैं जरा आंसर देता जाऊंगा। अभी हमारे पास हैं 10 मिनट। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ठीक है। आयनिक बॉन्ड्स की डेफिनेशन मैं पढ़ देता हूँ कि द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दैट बाइंड, कि जो बाइंड कर देते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ऑपोजिटली चार्ज आयंस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करूँ तो यही है कि जो दो ऑपोजिटली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, उन दोनों को जो आपस में बाइंड करने की जो फोर्स है उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इतनी सी बात, ठीक है। अच्छा, अभी केमिकल बॉन्ड्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बेसिकली एक ही टॉपिक के अंदर हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस मैं अभी इंशाल्लाह बताता हूँ, पहले केमिकल बॉन्ड वाला क्वेश्चन आया, ठीक है। केमिकल बॉन्ड्स इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, ठीक है। अगर दो एलिमेंट्स आपस में बॉन्ड बना चुके हैं, ठीक है, अगर दो एलिमेंट्स आपस में बॉन्ड बना चुके हैं, क्यों बॉन्ड बनाएंगे? क्योंकि उनके बीच में कोई ना कोई अट्रैक्शन की फोर्स होगी, जारी बात है, कोई दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगी ना, तभी जाके वो बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। अगर वो बॉन्ड बना चुके हैं तो उसको हम केमिकल बॉन्ड्स कह देते हैं। क्यों? क्योंकि वो दो केमिकल्स के बीच में बॉन्ड है तो उसको हम केमिकल बॉन्ड कह देते हैं, ठीक है। दो सब्सटेंसेस के बीच में, दो एटम्स के बीच में, दो एलिमेंट्स के बीच में अगर वो बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड को हम केमिकल बॉन्ड्स कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कोई और मतलब टेक्निकल चीज नहीं है, ठीक है। अब उसी से अगर हम बात करते हैं, आई होप दिस इज क्लियर, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, अगर मैं इसको और इसकी डीप जाना चाहूँ तो इसके आप नाम के अंदर गौर करें, ठीक है। इसके अगर आप नाम में गौर करें, यहाँ पर लिखा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ठीक है।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस मतलब इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिकल से निकला है, इलेक्ट्रिकल के अंदर या इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और नेगेटिव चार्ज होते हैं। स्टैटिक का मतलब जहां पर रुका हुआ होता है, यानी चल नहीं रहा, ठीक है, चल नहीं रहा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ये है कि जो चार्जेस हैं वो रुके हुए हैं, वो चल फिर नहीं रहे। अगर चल फिर रहे होते हैं तो वो और कहानी है, वो हम 10th की फिजिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगर आपने समझना है तो आप आ जाइएगा, ठीक है, तो तब स्कूल भी खुल जाएंगे, उस टाइम तक हम स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक का यही मतलब है कि जो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस हैं या इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्जेस जो आ रहे हैं उसको हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, ठीक है। और अब उन दो चार्जेस के बीच में, अब दो चार्जेस के बीच में ही फोर्सेस होंगी ना, एक चार्ज के बीच में तो किसका फोर्स होगी, अब अगर फोर्स लगेगी तो दो ही चार्जेस के बीच में फोर्स होगी। अब दो चार्जेस कौन से होने चाहिए, ऑपोजिटली चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। अगर दोनों सेम चार्जेस हो जाएंगे तो वो रिपेल करेंगे, वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो बॉन्ड ही नहीं बनेगा। तो दोनों का चार्ज ऑपोजिट होना लाजमी है, ठीक है। अगर दोनों का चार्ज ऑपोजिट होगा तो दोनों के बीच में कोई ना कोई अट्रैक्शन होगी, क्यों, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो वो अट्रैक्शन फोर्सेस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। यहाँ तक क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर। अगर नहीं है तो मैं दोबारा से रिपीट कर सकता हूँ दूसरे अल्फाज में, लेकिन आई होप दिस इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सही, कमान बचे, एक दो बच्चे सिर्फ सवाल जवाब करते हैं, बाकी मेरे ख्याल से मोबाइल ऑन करके भाग जाते हैं। बच्चे बी अटेंटिव, क्योंकि इसका टेस्ट होगा, अगर स्कूल खुल गए ना और मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए। अभी आप समझ ले जितना समझना है, छोटी सी क्लास होती है, आधे घंटे की भी नहीं होती, और आराम सुकून से आप एक बेड पर बैठ के लेक्चर मेरा सुन रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप देख लें फिर से दोबारा शुरू से, मैं आपको इसको रिकैप करने लगा हूं, फिर उसके बाद हम क्लास अपनी खत्म कर देते हैं। हमारे पास अभी 8 मिनट पड़े हैं, ठीक है। केमिकल बॉन्ड्स मैं अभी बड़ी स्पीड में निकलने वाला हूँ, जहाँ पर किसी को मसला हुआ। अच्छा, हाउ एटम्स आर इलेक्ट्रिकल, हाउ एटम्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, और वजह इसका मुझे आंसर नहीं पता सर, स्कूल कब स्टार्ट होंगे। टेंडेंसी, ओके। अब देखे ना क्वेश्चन आने लग गए जब मैंने थोड़ा सा आपको पुश किया। अच्छा, मैं आपके पहले क्वेश्चन का आंसर दे दूं। हाउ एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एक अगर एटम की बात करते हैं, दूसरा मैंने बात की कि अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एग्जांपल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसके पास प्रोटॉन भी उतने ही होंगे, ठीक है। प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक हो गया। जब वो दोनों चार्जेस इक्वल होंगे आपस में तो वो न्यूट्रल होगी, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। मतलब अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो 4 ही प्रोटॉन्स होंगे, यानी कि +4 और -4 हो जाएगा। +4 का मतलब है कि उसके ऊपर +4 प्रोटॉन्स है, -4 का मतलब -4 उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है। +4 -4 आप मैथ कर लें, थोड़ा सा मुश्किल हो शायद आपके मेरे लिए भी काफी मुश्किल था। +4 -4 इज इक्वल टू 0। कार्बन के अंदर अगर बात करें तो उसके अंदर भी यही है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसमें उतने ही उसमें प्रोटॉन्स है, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो तादाद है या उनकी जो काउंट है वो सेम अगर हो तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। दैट्स हाउ द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लेकिन अब ये जो क्वेश्चन किया इसका मुझे अब सही समझ नहीं आई कि हाउ एटम्स आर इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकल तो खैर कुछ स्टैंड अलोन कोई चीज नहीं है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मैंने यही आपको बता दिया, अगर उसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो बेसिकली, ठीक है। जिस तरह अगर आप कंघी अपने बालों के साथ रब करते हैं तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्यों, क्योंकि उसकी एक साइड पर सारी नेगेटिव चार्ज आती है, एक साइड पर पॉजिटिव चार्ज आती है, ठीक है। अब बेशक वो कंघी आपकी प्लास्टिक की है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर फिर भी चार्ज आ जाता है, हालांकि वो तो इलेक्ट्रिकली मतलब करंट कंडक्ट नहीं करता, ठीक है। प्लास्टिक तो नहीं ना कंडक्ट करता, स्विचेस भी आपके सारे प्लास्टिक है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है कि रबिंग की वजह से उसको अपने बाल के साथ रगड़े या फिर अपना रेशमी कोई कपड़ा है उसके साथ अगर उसको रब करें तो उसके ऊपर चार्ज वगैरह आ जाता है, ठीक है। वो भी इसी तरह की बात है कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है या पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, डिपेंड, ठीक है। इसी तरह वो भी देखें, वो कौन सा चार्ज हुआ उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज,
ठीक है। इसी तरह आपका जो सिंगल एटम्स की बात की जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं या गेन करते हैं, तो तब उनके ऊपर चार्ज आ जाता है। ठीक है, अगर वो गेन करेंगे तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अगर वो लूज करेंगे तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वो एटम्स गेन और लूज क्यों करेंगे? क्योंकि वो स्टेबल ही नहीं है। ठीक है, उनके पास एक इलेक्ट्रॉन या कुछ इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो उतने ही इलेक्ट्रॉन वो गेन करेंगे। अगर उनके पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है उनके पास, तो वो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देंगे। ठीक है, उनके गेनिंग और लूजिंग की वजह से उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकली चार्ज या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस उनके अंदर बीच में आ जाएंगे, तो उस चार्ज को हम बेसिकली हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी वही चीज मैंने आपको एक दफा बता दिया। अच्छा, टेंडेंसी, टेंडेंसी बच्चे एक इंग्लिश का वर्ड है। टेंडेंसी का मतलब है कि सलाहियत को बोलते हैं, या टेंडेंसी जिस तरह के कोई भी काम होने वाला हो उसको हम टेंडेंसी बोलते हैं, करने वाला हो या कोशिश करने वाला हो उसको हम टेंडेंसी बोलते हैं। ठीक है, जिस तरह द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक एटम की कोशिश यही होती है कि वो इलेक्ट्रॉन अपने गेन करे या लूज करे, कोशिश होती है उसकी। तो बेसिकली टेंडेंसी ये चीज़ है। ठीक है, केमिकल बॉन्ड मैंने पहले भी समझा दिया था, अभी मैं दोबारा समझा रहा हूँ कि केमिकल बॉन्ड का मतलब यही है कि दो एलिमेंट्स या दो एटम्स आपस में अगर बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, उसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, केमिकल मतलब केमिस्ट्री, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो केमिस्ट्री के अंदर ये हम केमिकल्स के बीच में बात करेंगे, जितने भी एटम्स एलिमेंट्स हैं सारे के सारे अगर वो आपस में बॉन्ड करेंगे तो उसको हम केमिकल बॉन्ड कह देंगे। पीडीएफ में इंशाल्लाह आप सर अहमद को दे दूंगा, सर तैयब को भी दे दूंगा, तो वो आगे फॉरवर्ड करके तो आपको इंशाल्लाह स्टार्ट मिल जाएगी। अच्छा, अगर आप आयनिक बॉन्ड की एग्जांपल देखना चाहते हैं, NaCl, नमक आया जो आपका, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl। अब देखिए सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, क्योंकि जब देखिए अगर आप अपना पीरियोडिक टेबल आप ओपन करें, एक मिनट में आपको यहाँ से आपको ना शो करा ही देता हूँ, मेरे पास बुक खुली हुई है, ये बुक नजर आ रही होगी आपको मेरी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको NaCl भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर बॉन्ड बना हुआ भी है, ये आपके सामने, ये एक उसका बॉन्ड। अब देखें सोडियम के पास इनर शेल पूरा है, इसका सेकंड शेल भी पूरा है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है, लेकिन जो उसका आउटरमोस्ट शेल है उसके अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, बाकी के 17 इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, यही होता है ना, पहले में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, फिर तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, तो अभी हम ये पढ़ेंगे कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स को नहीं, हम उसके सब शेल्स के अंदर हम बात करेंगे, तो ये होता है। अब देखिए S2 1s2, ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2s2 2p6, 2s2 2p6 का मतलब है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स ये है। अब 3s2 3p6, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है, फिर उसके बाद 4 आ जाता है, वो हमने नहीं देखना। बेसिकली अगले ही शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन उसके पूरे होने चाहिए। ठीक है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास। ये क्रॉसेस अगर आपको नजर आ रहे हैं, अगर नहीं नजर आ रहे, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, देख लें, ये 2 4 6 और ये एक 7 है। अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन अगर कंप्लीट हो जाएगा तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक शेल कंप्लीट हो जाएगा, ये नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा। इसी तरह सोडियम के पास देखें, यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड शेल तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी है, तो उसका आउटर मोस्ट शेल है, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। अगर वो दे देगा तो ये भी स्टेबल हो जाएगा, अगर वो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यही काम होता है, ये इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक शेल बाहर वाला गायब होगा, क्यों? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया या दे दिया या बिल्कुल फेंक ही दिया, तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज, ये छोटा सा चार्ज नजर आ रहा हो शायद आपको, बुक्स आप बेशक खोल लें, बुक्स के ऊपर आपको ज्यादा क्लियर नजर आ जाएगा, अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर नजर आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो उसने भी 1 इलेक्ट्रॉन लिया। ठीक है, ये देखिए क्रॉस के साथ डॉट आया हुआ, डॉट सोडियम के पास था, क्लोरीन के पास सिर्फ क्रॉसेस थे, अब उसने डॉट क्लोरीन सोडियम से उठा लिया। ठीक है, इसके ऊपर -1 चार्ज है, इसके ऊपर +1 चार्ज है, +1 -1 एज अ होल 0 होता है। तो NaCl या सोडियम क्लोराइड या जो आप खाने का नमक है, टेबल सॉल्ट जिसको बोलते हैं, जो आप खाने में डालते हैं, सलाद के ऊपर डालते हैं, ठीक है, तो ये वो NaCl ही है। ठीक है, वो बेसिकली आयनिक बॉन्ड है। तो यह इसकी एक एग्जांपल है। ठीक है, इसको हम आगे बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, मे भी इसके ऊपर 2-3 क्लासेस भी चली जाएं, एक ही आयनिक बॉन्ड के ऊपर मुख्तलिफ डेफिनेशन दी है, मुख्तलिफ इसके ऊपर। तो ये बात बता रहा हूँ ऐसे भी आपको। और मैं अगर यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में आना चाहूँ, अब ये देखें पीरियोडिक टेबल मेरे पास, अब NaCl की देखें बात करते हैं, तो ये सोडियम यहाँ पर थर्ड
मतलब पीरियड में, सॉरी, सोडियम यहाँ पर है, क्लोरीन ये इधर है, उसी पीरियड में लास्ट में अगर वो एक